आज के इस वीडियो में गाइडेंस एंड काउंसलिंग में हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जानेंगे, समझेंगे। टॉपिक क्या है? आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016। तो देखिए, जब हम आरपीडब्ल्यूडी एक्ट की बात करते हैं ना, तो इसका फुल फॉर्म क्या है? राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016, जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं? दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016। इससे पहले हमने जो बात की थी, पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 की बात की थी। और पीडब्ल्यूडी 1995 को आगे रिप्लेस करके 2016 में आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 आया। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट जो है पीडब्ल्यूडी एक्ट से किस तरह से थोड़ा सा अलग है, और इसमें जो विकलांगता के कौन कौन से और जो प्रकार हैं उसको इसमें शामिल किया गया। तो वीडियो को पूरा देखिए, आखिरी तक देखिए, और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे, समझेंगे आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016, इसके हिस्ट्री के बारे में, इसके इतिहास के। 1995 में इंडियन पार्लियामेंट में एक एक्ट पास होता है जिसे कहा गया पीडब्ल्यूडी एक्ट, विकलांगजन अधिकार अधिनियम। और इस एक्ट में क्या बातें की गई कि जो डिसेबल पर्सन है, जो विकलांगजन है, उनके अधिकारों की रक्षा की बात की गई, उनके एजुकेशन की बात की गई, उनके विकास की बात की गई। किसमें की गई? पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 में। और उसके बाद 2006 में संयुक्त राष्ट्र ने, यूनाइटेड नेशन ने विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर सम्मेलन और उसका जो प्रोविजंस थे उसको अपना लिया। द यूनाइटेड नेशन अडोप्टेड द कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी इन 2006। तो इसको क्या कहा गया? यूएनसीआरपीडी। और 1 अक्टूबर 2007 को भारत ने भी यूएनसीआरपीडी मतलब विकलांग जन के अधिकारों पर जो कन्वेंशन हुई थी, जिसको यूएन ने भी अपना लिया उसकी शर्तों को। तो भारत ने भी 1 अक्टूबर 2007 को इस कॉन्फ्रेंस की, इस सम्मेलन की जो शर्तें थी, जो विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों की बात की गई थी, उस पर भारत ने भी साइन कर लिए। और साइन करने का मतलब था यूएनसीआरपीडी को भारत ने भी अपना लिया। अब अपना लिया, साइन कर लिया, तो मतलब क्या है कि भारत भी यूएनसीआरपीडी की जो शर्तें थी उसको कानूनी रूप से अपनाने के लिए बाध्य हो गया। लेकिन 1995 का जो एक्ट था वो यूएनसीआरपीडी के प्रावधानों को लागू करने के लिए पर्याप्त नहीं था। फिर क्या हुआ? फिर इस कारण यूएनसीआरपीडी के प्रावधानों को लागू करने के लिए एक नया कानून बनाने की आवश्यकता महसूस हुई, क्योंकि पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 जो था यूएनसीआरपीडी की सभी शर्तों को, सभी प्रावधानों को लागू करने के लिए पर्याप्त नहीं था। इसलिए इस पर एक नया कानून बनाने की आवश्यकता महसूस हुई। इसी आवश्यकता को पूरा करने के लिए द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 बनाया गया। तो अब आप समझ गए होंगे कि जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 था क्यों बनाया गया, इसका क्या रीजन था, क्या कारण था। अब हम आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 की बात करते हैं। इन 2011 अ ड्राफ्ट बिल वाज मेड फॉर दिस लॉ, कि 2011 में इस कानून के लिए एक ड्राफ्ट बिल बनाया गया था। और उसके बाद क्या हुआ? इस ड्राफ्ट को 7 फेब 2014 को दिव्यांग जन अधिकार बिल, जिसको आरपीडब्ल्यूडी बिल के रूप में 2014 में संसद में इसको प्रस्तुत किया गया। और उसके बाद ये बिल 14 दिसंबर 2016 को राज्यसभा में पास हुआ, और 16 दिसंबर 2016 को ये बिल लोकसभा में पास हुआ। और उसके बाद 27 दिसंबर 2016 को राष्ट्रपति के भी इस पे साइन हो गए, राष्ट्रपति के साइन हो गए, राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल गई, मतलब एक कानून बन गया। और उसके बाद क्या हुआ? द एक्ट बिकम ऑपरेशनल ऑन 19 अप्रैल 2017 की अधिनियम 19 अप्रैल 2017 से प्रचलन में आ गया। लेकिन पूरी तरीके से जो इफेक्ट में आया, दिस एक्ट कम इनटू फोर्स विथ इफेक्ट फ्रॉम 15 जून 2017 की अधिनियम 15 जून 2017 से प्रभावी हो गया, मतलब कंपलसरी हो गया। 19 अप्रैल 2017 से तो प्रचलन में आ गया, ऑपरेशनल हुआ, लेकिन
15 जून 2017 से कंपलसरी हो गया, प्रभाव में आ गया। मतलब अब इसको, इसके जो नियम थे, जिसके शर्तें थी, उसको पूरा करना ही करना था, इसके प्रोविजंस को अपनाना ही अपनाना था। और कोई इसको नहीं मानता तो फिर उसके खिलाफ कौन एक्शन लेता? पुलिस, कानून जो है उसके अगेंस्ट में एक्शन लेती। तो 15 जून 2017 से प्रभावी हो गया। The RPWD Act 2016 replaced the PWD Act 1995 की दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम जो 2016 था, वो 1995 को रिप्लेस करके बनाया गया था, उसके स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया था। There are 17 chapters and 102 सेक्शन इन दिस एक्ट की, इस अधिनियम में 17 अध्याय हैं और 102 खंड हैं। दिस एक्ट कम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की, ये जो एक्ट है किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंदर ये जो एक्ट है, ये जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट जो है, वो इसके अंदर में आता है। अब अगर हम इसके एम्स की बात करें तो इसका क्या एम है? इसका एम है प्रमोटिंग एंड डिफेंडिंग द राइट्स एंड डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटी इन ऑल एरियाज ऑफ लाइफ। चाहे एजुकेशन की बात करें, चाहे सोशल, लीगल, इकोनॉमिक, कल्चरल, पॉलिटिकल फैक्टर्स, इस सारे मतलब क्या है कि जो जीवन के जो सभी क्षेत्र हैं, चाहे शैक्षिक हो गया, सामाजिक हो गया, कानूनी हो गया, आर्थिक हो गया, सांस्कृतिक हो गया, राजनीतिक हो गया, सभी क्षेत्रों में जो विकलांग व्यक्ति हैं, जो दिव्यांग हैं, उनका सम्मान करना, उनके अधिकारों की रक्षा करना, उनको बढ़ावा देना, उनकी सुरक्षा जो है उसको सुनिश्चित करना। मतलब क्या है कि जो आम लोगों की तरह जो दिव्यांग जन है, इनके अधिकारों की रक्षा करना, इनको, इनकी शिक्षा की व्यवस्था करना, इनको आगे बढ़ाना, ताकि आम लोगों के साथ ये भी आगे बढ़ सके, साथ चल सके। तो यही इसका जो मुख्य लक्ष्य और उद्देश्य था और है। अब इस एक्ट के की फीचर्स की बात करते हैं, मुख्य विशेषताओं की अगर हम बात करें। सो द PWD एक्ट 1995 आइडेंटिफाई 7 कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी। अगर 1995 की बात करते हैं तो उसमें डिसेबिलिटी की 7 कैटेगरी दी हुई थी, श्रेणी दी गई थी। लेकिन 2016 में 7 से बढ़ाकर कितनी कैटेगरी कर दिया गया? 21। मतलब कितनी कैटेगरी और बढ़ा दी गई? 14 कैटेगरी और बढ़ा दी गई। The reservation quota in government jobs was increased from 3 to 4% in this act कि जो विकलांग व्यक्ति हैं, जो दिव्यांग जन हैं, उनके लिए सरकारी नौकरियों में जो रिजर्वेशन था वो 3% से बढ़ाकर 4% कर दिया गया। According to the act, any person who intentionally insult a person with disability at any place is punishable कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी दिव्यांग जन को जानबूझकर उनके जो अधिकारों की जो क्या है हनन करता है, उनका अपमान करता है, उनकी बेइज्जती करता है, उनका मजाक उड़ाता है, तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी, वो दंडनीय है। प्रोविजन ऑफ स्पेशल कोर्ट इन ईच डिस्ट्रिक्ट कि प्रत्येक जिले में दिव्यांग जन के लिए विशेष अदालतों का प्रावधान हो, और इससे संबंधित जो मामले हैं वो कौन देखेगा? ये डिस्ट्रिक्ट जो कोर्ट है वही देखेंगे। ठीक है, द स्पेशल कोर्ट्स विल हैंडल केसेस pertaining to the violation of the rights of PWD। फ्री एजुकेशन टू एवरी डिसेबल चाइल्ड इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 18 ईयर्स कि 6 से 18 वर्ष के सभी जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको फ्री एजुकेशन देना। एडमिशन टू चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन की बिना किसी भेदभाव के जो ये दिव्यांग जन है, जो डिसेबल पर्सन है, जो बच्चे हैं, उनको एडमिशन देना विद्यालयों में, महाविद्यालयों में, कॉलेज में, स्कूल में। और 5% रिजर्वेशन इन ऑल गवर्नमेंट्स एंड एडेड इंस्टीट्यूशन विद एन एज रिलैक्सेशन ऑफ 5 ईयर्स कि 5 साल की छूट, चाहे स्कूल की बात करें चाहे कॉलेज की बात करें, तो उसमें जो ये डिसेबल पर्सन है स्कूल में, कॉलेज में, इनके लिए 5% सीट जो है रिजर्व करना और इनको 5 ईयर की एज की रिलैक्सेशन देना है। मतलब अगर किसी हम बात करते हैं कि किसी भी कोर्स में आप एडमिशन लेने जाओ, उसमें अगर मान लो जनरल कैटेगरी की जो एज लिमिट है 30 है, ठीक है, तो इनकी कितनी होगी? इनकी 35 होगी, इनको 5 ईयर एक्स्ट्रा मिलेंगे।
टू मेक बिल्डिंग कैंपस एंड वेरियस फैसिलिटीज एक्सेसिबल, कि भवन परिसर एवं विभिन्न सुविधाओं को सुगम्य बनाना। हम चाहे स्कूल्स की बात करें, कॉलेज की बात करें, जो गवर्नमेंट ऑफिस है हम वहाँ की बात करते हैं, तो उनको उस कैंपस को इस तरह बनाना कि जो विकलांग जो व्यक्ति हैं, जो दिव्यांग जन है, जो स्पेशल चाइल्ड है, जो डिसेबल पर्सन है, उसको भी वो भी उसको इजीली एक्सेसिबल कर सके, मतलब वहाँ पे इजीली पहुँच सके। चाहे लिफ्ट की बात करें या स्टेयर्स, इस तरह की स्टेयर्स जहाँ पे व्हील चेयर भी ऊपर आराम से जा सके, तो इस तरह की जो सुविधाएं हैं सुगम्य बनाना, एक्सेसिबल बनाना, ताकि जो डिसेबल पर्सन है वो भी उसको एक्सेस कर सके। आप मेट्रो को देखिए तो मेट्रो में लिफ्ट है और ये ऑटोमेटिक जो स्टेयर्स होती हैं वो आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा आपने येलो लाइन देखी होगी, तो जो येलो लाइन जो होती है, येलो टाइल्स जो होते हैं, चाहे बस स्टैंड पे देखो चाहे मेट्रो में देखो, तो किसके लिए होते हैं? वो जो डिसेबल पर्सन के लिए बनाए जाते हैं। तो चाहे बिल्डिंग की बात करें, चाहे कैंपस की बात करें, चाहे अलग अलग तरह की फैसिलिटीज की बात करते हैं, इस तरह की हो कि आम लोगों के साथ जो दिव्यांग जन है वो भी उसको एक्सेस कर सके। टू प्रोवाइड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी टू चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, की विकलांग बच्चों के लिए परिवहन की सुविधा प्रदान करना। ठीक है, चाहे हम आप बस देखोगे, आप मेट्रो देखोगे, ठीक है, वहां पे भी जो डिसेबल पर्सन है उनके लिए अलग से सीट रिजर्व होती है। ठीक है, इसके अलावा इनको जो पास बनता है, जो टिकट होती है, उसमें भी इनको कंसेशन मिलता है। टू स्टेबलाइज एंड एडुकेट नंबर ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, की इन बच्चों को एजुकेशन देने के लिए, ठीक है, उस हिसाब से टीचर को तैयार करने के लिए, ट्रेन करने के लिए जो स्पेशल जो टीचर एजुकेशन जो इंस्टीट्यूशन है उसको ओपन किया जाए, उसकी स्थापना की जाए। प्रोवाइडिंग स्कॉलरशिप टू डिसेबल स्टूडेंट, की दिव्यांग विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति उनको प्रदान करना, उसकी व्यवस्था करना। दिव्यांग विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुरूप जो पाठ्यक्रम है, जो करिकुलम है, जो एजुकेशन एग्जामिनेशन सिस्टम है, उसको मॉडिफाई करना। और अगर हम बात करें कि 1995 में 7 कैटेगरी थी और 2016 में 14 और ऐड कर दी गई, तो जिसमें से कुछ जो बौनापन था, जो ड्वार्फिज्म था, उसको भी इसमें ऐड कर लिया गया, उसको भी विकलांगता की कैटेगरी में शामिल कर लिया गया। इसके अलावा आजकल हम देखते हैं कि लड़कियों पे, लड़कों पे जो तेजाब के हमले काफी होते हैं, तो जो इस तरह की जो विक्टिम है, विक्टिम ऑफ एसिड अटैक, हैव बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ पीडब्ल्यूडी, कि विकलांग व्यक्तियों में जो तेजाब से हमले के जो पीड़ित हैं, इनको भी उस सूची में शामिल कर लिया गया। इसके अलावा केंद्र सरकार के पास इस सूची में और अधिक प्रकार की विकलांगता जोड़ने की शक्ति होगी, कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जैसे उसने 7 से 21 कर दिए, तो अगर उसको जरूरत महसूस हुई तो और भी कैटेगरी 21 से भी वो बढ़ा सकती है। इसका सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पूरा राइट है। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट विल कॉन्स्टिट्यूट डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी टू एड्रेस द लोकल इशू ऑफ पीडब्ल्यूडी, कि राज्य सरकारें भी जो दिव्यांग जन है इनके स्थानीय मुद्दों के समाधान के लिए जिला स्तर पर समितियों का गठन करेगी। और इसके अलावा सेटिंग अप द अप ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट एडवाइजरी बोर्ड, कि सेंट्रल लेवल पे सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड बनेगा, स्टेट लेवल पे स्टेट एडवाइजरी बोर्ड बनेगा। जो विकलांग जो व्यक्ति हैं, जो डिसेबल पर्सन है, उनके लिए पॉलिसी बनाना, उनके वेलफेयर के लिए जो भी प्लानिंग है, पॉलिसी है, वो काम किसका होगा? जो एडवाइजरी बोर्ड है, चाहे स्टेट लेवल पे चाहे सेंट्रल लेवल पे, इनका काम होगा। अब हम बात करते हैं 21 कैटेगरीज डिसेबिलिटी की कौन कौन सी बताई गई हैं इसमें। तो A21 कैटेगरी है जिसमें ब्लाइंडनेस है, लो विजन है, लेप्रेसी क्योर्ड पर्सन है, हियरिंग इम्पेयरमेंट है। ठीक है, इसके अलावा जैसे हमने बात की कि विक्टिम ऑफ एसिड अटैक जो है, मल्टीपल डिसेबिलिटीज है, ठीक है, हीमोफीलिया है, थैलीसीमिया है, और स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी है, ड्वार्फिज्म जो बौनापन है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसीज है। सारे के सारे जो डिसीज हैं और इसमें 21 कैटेगरीज में इसको शामिल कर लिया गया है। तो एक बार आप इसको देख लीजिए। और इसके बाद हम लास्ट में बात करते हैं मेन प्रिंसिपल्स ऑफ आरपीडब्ल्यूडी एक्ट। अगर हम इसकी कंक्लूजन की बात करें, इसके मेन प्रिंसिपल्स की बात करें, तो यहाँ पे बात की जा रही है इंडिविजुअल ऑटोनॉमी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। चाहे आम इंसान है, ठीक है, चाहे नॉर्मल इंसान है, चाहे दिव्यांग पर्सन है, हर किसी को स्वतंत्रता मतलब स्वतंत्रता, ठीक है, स्वायत्ता उसको मिलनी चाहिए उसके व्यक्तिगत विकास के लिए। बस सरकार का काम क्या है, सोसाइटी का काम क्या है? उसका साथ देना, उसकी सहायता करना, उसको आगे बढ़ने के अवसर देना, ना कि उनके जीवन में इंटरफेयर करना, उनको परेशान करना।
नॉन डिस्क्रिमिनेशन, किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। जो स्पेशल पर्सन है, डिसेबल पर्सन है, सोशल इंटीग्रेशन, सामाजिक एकता और जुड़ाव की बात की गई है। एक्सेप्टेंस, उनको भी समाज में और लोगों की तरह इन लोगों को भी स्वीकृत किया जाए, उनको एक्सेप्ट किया जाए, रिस्पेक्ट, सम्मान किया जाए। एक्सेसिबिलिटी, चाहे स्कूल है, कॉलेज है, सोशल जो प्लेस हैं, तो उनको भी इस तरह से बनाया जाए ताकि जो डिसेबल पर्सन है वो भी इजीली, आसानी से वहां पे पहुंच सके, वो भी एक्सेस कर सके। इक्वलिटी, सभी के साथ समानता का व्यवहार। तो ये इसके जो है मेन प्रिंसिपल्स हैं आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।